नमस्कार, आईने सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री सवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। आपको बता दें कि बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर फ्रेंचाइजी को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की भी इजाजत देगा। तो आपको बता दें कि हाल ही में हुए आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने यहां पर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी कीमत पर खरीदा था। बांग्लादेश में जिस तरह से भारतीयों के साथ बर्ताव किया जा रहा है उसे देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला जो है बीसीसीआई की तरफ से लिया गया है और कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी प्लेयर को रिलीज करने को कहा गया है। रिप्लेसमेंट की भी इजाजत दी गई है। बांग्लादेश के प्लेयर को रिलीज करने के बाद एक और खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। मोहन भागवत कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होने वाले हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जहां सभी जिलों से विभिन्न समाजों के जो प्रमुख है प्रतिनिधि वो मौजूद थे। तो बैठक का उद्देश्य ये रहा कि सामाजिक एकता, समरसता और पारस्परिक सहयोग को मजबूत किया गया। प्रबुद्ध जनों की एक सभा को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर कहा कि वर्दी और शारीरिक अभ्यास के बावजूद संघ कोई अर्ध सैनिक संगठन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को देखकर आरएसएस के बारे में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करना एक बड़ी भूल होगी। तो मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज को एकजुट करने और उसमें आवश्यक गुण सद्गुण विकसित करने का काम करता है, जिससे भारत दोबारा किसी विदेशी शक्ति के अधीन न हो सके। संघ प्रमुख ने कहा कि हम वर्दी पहनते हैं, पथ संचलन करते हैं और दंड अभ्यास करते हैं, लेकिन अगर कोई इसे अर्ध सैनिक संगठन समझता है तो ये भूल होगी। और गुणवत्ता वाला समाज जो सज्जन शक्ति के पीछे चलेगा और सज्जन शक्ति देश हित के लिए परस्पर पूरक बनकर चलेगी, जिससे ये सब जो है नेता, राजनीति पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, इन सब का उपयोग ठीक तरह से करते हुए समाज भारत को बड़ा बनाएगा। भारत का बड़ा बनना संघ के नहीं समाज के खाते में लिखा जाएगा। ऐसा वातावरण उत्पन्न करना ये हमारी भूमिका आने वाले समय में रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस मौके पर सीएम साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले बस्तर पंडुम 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय संस्कृति से जुड़े इस आयोजन की सराहना करते हुए बस्तर पंडुम 2026 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को लगभग 6 माह बाद जमानत मिल गई है। चैतन्य की जमानत ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर मुस्कान ला दी, तो वहीं से सियासत भी इससे अब तेज हो गई है। कांग्रेसियों ने चैतन्य का जोरदार स्वागत किया है। चैतन्य की सियासत में एंट्री इसे करार दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सियासी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जेल के बाहर समर्थकों की भीड़, ढोल नगाड़ों से स्वागत और सत्यमेव जयते का पोस्टर। कुछ इसी अंदाज में चैतन्य बघेल की रायपुर सेंट्रल जेल से 180 दिन बाद रिहाई हुई। चैतन्य यूं तो आम आदमी की तरह जेल में दाखिल हुए थे, लेकिन उनकी वापसी किसी चर्चित सियासी किरदार की तरह हुई। वापसी पर भूपेश समर्थकों और कांग्रेस नेताओं का अंदाज ऐसा था जिसने चैतन्य की जेल से वापसी ही नहीं, सियासत की ओर उनके बढ़ते कदम की भी गवाही दे दी। जेल के बाहर कई विधायक चैतन्य की रिहाई के समय मौजूद रहे। भूपेश बघेल के घर पर सुबह से वरिष्ठ नेताओं और समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा।
खास बात यह रही कि कांग्रेस के युवा नेताओं ने चैतन्य को हाथों हाथ लिया। पूरे शहर में चैतन्य के पोस्टर लगे, उनके जमानत को सत्य की जीत करार दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चैतन्य की वापसी को सत्य की जीत करार देते नजर आए, लेकिन भाजपा नेताओं ने चैतन्य की पॉलिटिकल एंट्री को कांग्रेस के भीतर के खींचतान से जोड़ दिया। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ अपने परिवार को लॉन्च करने की परंपरा रही है। चैतन्य की वापसी में भी इसी परंपरा को दोहराया जा रहा है। जहां तक सत्यमेव जयते की बात है, तो बगैर सबूत जांच एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती। एजेंसी का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को दबाने, धमकाने, डराने की कोशिश हो रही है। ये लगातार हम लोग जो आरोप लगा रहे थे वो आज सिद्ध हो गया है। न्यायालय ने जो फैसला दिया है और दोनों मामले में जो बेल ग्रांट किया है वो स्पष्ट करता है कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग था। परिवार को किस तरह से लॉन्चिंग किया जाए, परिवार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये कांग्रेस में ही चलता है। कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा उनकी वैसे ही है। बिना साक्ष्य के और बिना शिकायत के इस तरह से कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई अगर किया गया है, कोई जेल भेजा गया है, तो किसी न किसी के बयान के आधार पर लिया गया, सबको मालूम है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई। जिस अंदाज में चैतन्य का स्वागत किया गया, उसने सियासत की ओर चैतन्य के बढ़ते कदमों की ओर संकेत किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की सियासत में चैतन्य की एंट्री कैसे होगी। गुटिया संघर्ष के बीच वे कितने स्वीकार्य होंगे। बहरहाल चैतन्य को मिली जमानत ने भूपेश बघेल और उनके परिवार को बड़ी राहत तो दे दी है। रायपुर से गौरव शर्मा और मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब तक 87 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। अब धान खरीदी का सिलसिला 31 जनवरी तक जारी रहेगा, लेकिन कम खरीदी और उठाव नहीं होने को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। अब ऐसी क्या वजह है कि पहले की तुलना में इस बार धान की कम खरीदी हो रही है? धान का उठाव क्यों नहीं हो पा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की शुरुआत हुई। अब तक प्रदेश के किसान 87 लाख मीट्रिक टन धान बेच चुके हैं। राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक धान खरीदी की तारीख तय की है। इस अवधि में 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की तैयारियां की गई हैं, जबकि पिछले साल रिकॉर्ड 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। यही वजह है कि इस बार भी धान की खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। ऐसा है धान खरीदी का गणित। खरीफ वर्ष 2025-26 में 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी। धान खरीदी के लिए 2739 केंद्र बनाए गए। धान बेचने के लिए 27,40,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। अब तक 7,700 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित की गई। अब तक 87 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। खरीफ वर्ष 2024-25 में 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। बीते कुछ वर्षों की तुलना में इस बार धान की खरीदी की गति थोड़ी सी धीमी है, जो कि बीते वर्षों के रिकॉर्ड धान खरीदी की तुलना में लगभग आधी है। यही वजह है कि कांग्रेस अब धान खरीदी को लेकर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के सोसाइटीज में धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिससे खरीदी लगातार प्रभावित हो रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि सरकार किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती। दूसरी तरफ कृषि मंत्री रामविचार नेताम का दावा है कि प्रदेश में कहीं पर भी किसान परेशान नहीं है। सभी जगहों पर सुव्यवस्थित तरीके से धान की खरीदी की जा रही है। सरकार नहीं चाहती है कि धान की पूरी खरीदी की जाए। अब स्थिति यह है कि किसी भी केंद्र में जगह की कमी है, जिसके कारण वहां पे धान खरीदी नहीं हो पा रही है। तो यही कारण है कि धान खरीदी बहुत ज्यादा बाधित हो रही है। कहीं भी किसान परेशान नहीं है। किसानों का जो वाजिब उनका जो हक है, उस हक को दिलाने के लिए उनकी उपज को सही दाम मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और उनका जो उपज है उसको खरीदने के भी हम पूरी व्यवस्था किए हैं। तो ये कहना कि धान की खरीदी सभी जगह नहीं हो पा रही है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आज सरकार की योजना के तहत
सभी केंद्रों पर एक बेहतर व्यवस्था किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीते कई सालों से रिकॉर्ड धान की खरीदी होती रही है। इस साल भी सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक लक्ष्य से आधे की ही खरीदी की जा सकी है। ऐसे में धान खरीदी का आंकड़ा कहां जाकर थमेगा? किसान इससे कितने संतुष्ट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये तय है कि धान पर सियासी घमासान आने वाले दिनों में एक बार फिर से तेज होगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो छत्तीसगढ़ में शनिवार सुबह 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। सुकमा के किस्टाराम इलाके में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। तो इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर देवा बारसे ने यहां पर हैदराबाद में सरेंडर कर दिया। देवा के साथ 20 नक्सलियों ने भी हथियार डाले हैं। इधर सतना में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शहर की यातायात पुलिस ने कुल 125 साइलेंसर जब्त किए हैं, जिन्हें रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया। पुलिस ने पाया कि बीते कुछ महीनों से शहर में ऐसे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे आम नागरिक, बुजुर्ग, बच्चों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब इस गंभीर समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। ये देखिए, ये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये संज्ञान में लिया गया कि शहर में बहुत से मोटरसाइकिल वाहन, खासतौर पर बुलेट वाहन, जो कि नॉइस पोल्यूशन के अंतर्गत आ रहे हैं और अमानक साइलेंसरों का उपयोग करते हुए तेज आवाज से वाहन चला रहे हैं। ये जो है बहुत गंभीर विषय था। इसको पुलिस अधीक्षक महोदय ने संज्ञान में लिया और ट्रैफिक पुलिस और सभी पुलिस को निर्देश दिए कि वे जो है इस पे सख्त कार्रवाई करें। अगर वो ऐसा करते या भविष्य में पाए जाते हैं तो फिर इनके खिलाफ अब जो है न्यायालयिक कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ जिले के तमनार में महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सभी आरोपी आमगांव और झरना गांव के निवासी हैं। तो गिरफ्तार आरोपियों में मंगल राठिया, चिनेश खमारी, प्रेम सिंह राठिया, कीर्ति श्रीवास और वनमाली राठिया शामिल हैं। आरोपियों पर मारपीट, शील भंग, लूट समेत कई गंभीर धाराओं और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। घटना 27 दिसंबर की है, जिसका वीडियो भी वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तमनार में कानून व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान जो अत्यंत गंभीर संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें महिला आरक्षक के साथ जानलेवा हमला करना एवं लज्जाभंग करना की घटना जो हुई थी, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पूर्व में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, जिनके नाम है मंगल राठिया ग्राम आमगांव, चिनेश खमारी ग्राम आमगांव। आज और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, प्रेम सिंह राठिया आमगांव, कीर्ति श्रीवास आमगांव और वनमाली राठिया जड़ना। और इसमें पूरे प्रकरण में जो भी और शामिल होंगे उसकी भी गिरफ्तारी करते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजा जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इधर भेड़ाघाट के सहजपुर गांव में बीच सड़क पर दिन दहाड़े 5 से 6 बदमाशों ने एक डॉक्टर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। भागते हुए हत्यारे सीसीटीवी कैमरे में नजर आए, जिनकी पुलिस पहचान करने में जुटी है। दरअसल पाटन थाना क्षेत्र में रहने वाला महेंद्र साहू घर से उज्जैन जाने निकला था, लेकिन उसकी कार सहजपुर में खराब हो गई। कार में बैठा था, इसी दौरान 5 से 6 बदमाश 2 बाइक से आए और युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर हटा में छेड़खानी के आरोप के बाद खुदकुशी के मामले में मृतक ने परिजनों ने यहाँ पर मृतक के जो परिजन उन्होंने हटा थाने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो हटा के शास्त्री वार्ड के गढ़िया में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर युवक रितेश को लेकर चर्चा थी, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब घटना से पहले युवक ने वीडियो बनाया और खुद को निर्दोष बताया। इस मामले में मृतक के परिजन और बंसल समाज के लोग शनिवार को हटा थाने पहुंचे, प्रभारी को पत्र सौंपा और पत्र में निष्पक्ष जांच की मांग की है। अन्यथा उग्र आंदोलन के साथ दमोह SP कार्यालय के घेराव करने की चेतावनी भी दी है। न्याय हमें ये चाहिए कि जो आपके
हमारी मांगे ये है कि जो हमारे साथ घटना हुई है उसमें हमें न्याय चाहिए और न्याय निष्पक्ष रूप से। घटना ये हुई कि जो हमारा बच्चा खत्म हुआ है, जो इनके बच्चे खत्म हुए जिसने फांसी लगाई है, और वो प्रशासन की भूल के कारण ही ये हुआ है। प्रशासन वहाँ पर जाकर धमकी देती है और बुलडोजर की बात करती है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी न्याय दे, और हमने एक डेट दे दी है कि 20 तारीख तक अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो आज हम लोग 100 लोग हैं, 20 तारीख के बाद 1000 लोग खड़े होंगे और 1000 लोग एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे दमोह जाकर। इसी तारतम्य में दिनांक 20/12/25 को कुछ नाबालिग बच्चियां थाना उपस्थित आई थी अपने परिजनों के साथ। उसके फोन पर एक कॉल प्राप्त हुआ था जो डायल 100 वहां गई थी, और मर्ग की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में चूंकि जब 112 पे कॉल गया था तो 112 पे जब कॉल जाता है तो पुलिस वहां गई थी, और पुलिस से जब वहां पहुंची थी तो वहां ये जो जिन पर आरोप लगे थे वो लोग नहीं मिले थे, और पुलिस के द्वारा ऐसी कोई तथ्य नहीं कहे गए वहां। और जो भी इसमें जांच में तथ्य सामने आ रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बालाघाट के बेरोजगार युवकों के साथ रोजगार दिलाने के नाम पर बड़ा धोखा किया गया है। कंपनी के लिए चयनित कर उन्हें बैंगलोर की जगह तमिलनाडु के जंगलों में पहुंचा दिया गया। अब पीड़ित युवक वीडियो के जरिए प्रशासन की पोल खोलते हुए मदद की गुहार लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों बालाघाट में आयोजित रोजगार मेले में टीवीएस और टाटा मोटर्स जैसी नामी कंपनियों में बैंगलोर में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर जिले के युवकों का चयन किया गया था। बैंगलोर की जगह उन्हें तमिलनाडु के एक सुनसान इलाके में उतार दिया गया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवकों ने बताया कि कंपनी और स्थान की जानकारी रोजगार मेले में दी गई थी। अनजान जगह पर कड़ाके की ठंड में युवक अलाव जलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पवार समाज के जिला अध्यक्ष विशाल बिसेन ने मामले पर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बैंगलोर की जगह तमिलनाडु के जंगलों में जो युवा नजर आ रहे हैं, दरअसल इन्होंने रोजगार मेले में अपना फॉर्म भरा था और इन्हें बैंगलोर में नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन बैंगलोर की जगह इन्हें एक गांव में पहुंचा दिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ हमारे बालाघाट जिले के बच्चे जो हैं वो रोजगार मेले के माध्यम से अन्य राज्यों में नौकरी के लिए गए थे, और आज जो है कुछ बच्चों ने मुझे संपर्क किया है और कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुए हैं। उन बच्चों का कहना है कि वो बहुत परेशानी में हैं, और जिस विषय से और जिस उम्मीद से वो वहाँ गए थे वो उसके हिसाब से वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये जानकारी मुझे मिली है। मैंने उन बच्चों से ही कहा कि वो प्रशासनिक स्तर पर जिन अधिकारियों के माध्यम से गए थे उनसे वो संपर्क करें। चलिए इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।